बात करने वाले हैं आज अजीत डोभाल के बारे में। अजीत डोभाल की बायोग्राफी देखेंगे। अजीत डोभाल एक ऐसे जो इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी रह चुके हैं, आईबी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। रिटायरमेंट ले ली है इन्होंने, लेकिन अभी भी एक्टिव सर्विस में रहते हैं। अभी भी गवर्नमेंट को जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री हेल्प होती है, जैसे अभी पाकिस्तान में अभी पहलगाम में अटैक किया पाकिस्तान ने, तो उस समय इन्होंने वहाँ पे वो किया, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग करवाई, एनएसजी की हेल्प की उसमें, इंडियन आर्मी की, नौसेना, वायुसेना, जल सेना, सबकी मदद की इंडियन आर्मी की, और उन्होंने उनको बताया कि किस तरह से गाइड करना चाहिए। तो उनका पूरा शुरू से लेके अभी तक का देखेंगे कि उनका कैसा क्या सफ़र रहा, उन्होंने क्या पढ़ाई की, इस बारे में जानेंगे। तो अजीत डोभाल 20 जनवरी 1945 को पैदा हुए थे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल वही जगह है जहाँ पे हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी वहीं पे ही पैदा हुए थे, पौड़ी गढ़वाल में। तो अब क्या हुआ कि उनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1945 को, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ था कि अजीत डोभाल के जो पिताजी थे, एमजी डोभाल, वो सिक्योरिटी में, वो भी आर्मी में ही थे शुरू से। आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑफिसर रहे हुए थे। अब इंडियन आर्मी में ऑफिसर रहे हुए थे तो उनकी शुरुआती पढ़ाई भी मिलिट्री स्कूल से ही हुई थी। फिर उसके बाद उनको भी अजमेर मिलिट्री स्कूल में उन्होंने आगे के लिए ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। उसके बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर उसके बाद 1968 में फिर उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी हासिल की थी इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद मास्टर डिग्री हासिल की, और उसके बाद क्या हुआ कि उनका आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना था। तो आईपीएस क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, जो ये पुलिस की जॉब होती है इंडिया की, जो इंडियन पुलिस में जो जाना चाहते हैं उनके लिए जॉब होती है। तो इसमें उनका जाने का सपना था, शुरू से ही आईपीएस बनना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1968 में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब यूपीएससी क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने एपीसी बन गए, वो केरला के पुलिस एएसपी बन गए, असिस्टेंट ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट जिसको बोला जाता है, एएसपी की पोस्ट पे चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1928, माफ़ कीजिएगा, 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से, जहाँ से उनके करियर की शुरुआत हो गई। अब उनके मिलिट्री करियर की शुरुआत वहाँ से कैसे हो गई थी, देखिए। 1928 में जब ये केरला में पोस्ट पे थे तो क्या हुआ कि वहाँ पे कोई दंगे फसाद हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। कोई मंदिर में जुलूस निकल रहा था, मंदिर से कोई वहाँ से नूरजहां होटल तक वो जुलूस पहुँचा, जुलूस पे किसी ने कब्जा कर लिया। तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम राइट्स भड़क गए, दंगे हो गए। फिर उसके बाद हर जगह इधर उधर दंगे होने लगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1971 में अपन ने भारत पाकिस्तान का युद्ध भी जीता था। तो उसके 12 दिन के बाद ही यही घटना हुई थी। अब इसके तहत क्या हुआ, जब ये पोस्ट में थे, अभी ये स्थिति ऐसी हो गई थी, हालात ऐसे बिगड़ गए थे कि कोई सरकार को उस समय एक ऐसे पुलिस की तलाशी थी कि जो इस हत्याकांड को कंट्रोल कर सके, इस हिंसा को, वायलेंस पे लगाम लगा सके। तो इसके लिए काफ़ी उन्होंने ढूंढने ढांढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद फिर इन्होंने अजीत डोभाल आगे आए। फिर उन्होंने क्या किया कि जो सिक्योरिटी के जो एडवाइजर्स थे, फिर उनसे कंसल्ट किया इस बारे में। उनको, मतलब जो जितने भी मुस्लिम जिसने भी दंगा भड़काया, उन सभी को अकेले में ले जाके उनसे बातचीत की, उनको बात की, उनसे पूरा मामला पूछा। काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को लूट भी लिया था, हिंसा के चक्कर में आगजनी हो रही थी जगह जगह पे। तो फिर उसके बाद काफ़ी जगह पे उन्होंने ये किया कि लोगों को समझाया बुझाया कि कैसे करना चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए देश को। अगर कोई भी मामला है तो सभी से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके उनको समझाया। तो फिर जिसने भी हिंसा भड़काया था, उनके कहने पे वो मान गया था।
अब उनके कहने पे वो मान गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हिंसा थी एकदम अपने जो लोग हिंसा कर रहे थे उनके कहने पे सब अपने अपने घर की तरफ लौट गए, और जो जो एक दूसरे का सामान जिन्होंने लूटा था सब वापस लौटा दिया एक दूसरे को शांति से। तो ये इसमें इसमें उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रही। एक जनवरी 1972 तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक ये हिंसा को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज हुई तो फिर उनको सरकार ने इनके कामों की बहुत तारीफ की, इनकी लॉयल्टी की खूब तारीफ की। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको फिर पुलिस की रैंक में तो थे ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पुलिस की रैंक में थे तो फिर उसके बाद वहाँ पे RNAW जैसी एजेंसीज ने भी इनको काफ़ी योगदान दिया, जो दिल्ली में इनको बहुत बड़ा काम दिया। अब जैसे उस समय दिल्ली में काफ़ी इंटेलिजेंस ऑफिसेस थी बड़ी बड़ी इंडिया के, जो इनके कामों की लॉयल्टी देख रहे थे कि इनका काम कैसा है। तब उनको पता चल गया कि ये हर चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बताया था कि किस तरह से करना चाहिए। तो उसके बाद दिल्ली बुला लिया गया इनको 6 महीने के बाद। 1972 में फिर इनको दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में काफ़ी जगहों पे इन्होंने पोस्टिंग की, काफ़ी कुछ किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सिक्किम में भी इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि असम में भी सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। असम में भी काफ़ी कुछ हो रहा था, काफ़ी अलग अलग जो मिजोरम, असम, इन सब में जो था ना कि मिजोरम में जो क्या था कि है ना, जो केंद्रीय जो पुलिस की जो जो वहाँ पे मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो उसमें क्या हुआ कि जो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसने क्या किया कि वो सरकार के खिलाफ हो गई। वहाँ पे जो सरकार ने कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले लिए थे, जैसे असमिया बोलने वालों को ही वहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सकती थी। मतलब जो असम में अगर जैसे कोई स्टेट लेवल पे अगर स्टेट लेवल पे असम में कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो उसको असमिया लैंग्वेज में ही वो कर सकता है। उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि असम में ये चीज़ हो गई। तो फिर उसके बाद इस चीज़ में अब जो जो उसके बाद क्या हुआ, मिजोरम में भी इसके बाद ये सब चीज़ें चल रही थी कि इंसर्जेंसी हो रही थी कि मिजोरम को अलग पार्ट बनाने की बात हो रही थी। लेकिन 1973-74 आते आते क्या हुआ कि एक ग्रुप बना लिया वहाँ के एक इंसान ने वहाँ पे एक अपना ग्रुप बना लिया। आर्मी ऑफिसर ही थे वो, एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो उन्होंने ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उस ग्रुप में अजीत डोभाल को बुलाया गया। अजीत डोभाल ने उनको फिर काफ़ी जगहों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गुस्सा था सरकार के खिलाफ। 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया सरकार से, लेकिन सरकार ने उसमें भी परमिशन नहीं दी मुआवजा देने की भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने जब मुआवजे की परमिशन नहीं दी तो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी इसके खिलाफ रिबेल होने लग गया, आवाज़ें उठने लग गई। तो फिर उस वजह से फिर काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया कि अब जो उनके रिबेल ग्रुप्स थे उनको भी बुला लिया अपने पास, डील की गई उनसे कि उनको समझाया गया कि कैसे होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे भी फिर उन्होंने क्या किया, मिजोरम में भी जो मिजोरम का जो वो था, क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग भी उन्होंने ये कर दिया। जो जो तिरंगा है, राष्ट्रीय तिरंगा हटवा के वहाँ से अपना नेशनल फ्लैग लगवा लिया, मिजोरम नेशनल फ्लैग। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि नेशनल फ्लैग लगवाने के बाद क्या हुआ कि उनको भी काफ़ी समझाया बुझाया गया, लेकिन उनसे भी वो डील करने में कामयाब रहे। इस तरीके की चीज़ें हो गई इस वजह से। फिर सिक्किम का एनेक्सेशन हुआ इन्हीं के बाद। सिक्किम का एनेक्सेशन भी कैसे हुआ कि जो सिक्किम का जो राजा था, चाइना सिक्किम पे पहले से कब्जा किए बैठा हुआ था। चाइना का जो था वो चाइना उसको लालच दे रहा था कि है ना, हम यहाँ पे तुमको अपने कब्जे में ले लेंगे, ये हमारे साथ डील कर लो, ऐसा वैसा। और राजा भी उस वैसे ही था कि वो चाइना की सुन रहा था, वहाँ की जनता से उसको कोई मतलब नहीं था। वहाँ के जो राजा थे वो वहाँ की राजा की बात नहीं मान रहे थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि वो उन्होंने फिर है ना बगावत कर दी। वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों को देश के खिलाफ भड़काया गया कि ऐसा देश में भड़काया गया कि राजा के खिलाफ कि उनका राजा किस तरीके का है, उनके साथ कितने अत्याचार करेगा, इस तरीके की उनको बातें बताई जाती थी। इस तरह की बातें सुन के लोग भी बातों में आ जाते थे। अजीत डोभाल इनसे भी निपटने में कामयाब कैसे हुए, उन्होंने भी अपनी फोर्स भेजी, आर्मी का इस्तेमाल किया
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे राजा जो कांग्रेस इलेक्शंस हुए वहाँ पे, इलेक्शन एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ कि सिक्किम भी वहाँ पे भारत में मर्ज नहीं हो रहा था, तो भारत में मर्ज कर दिया गया सिक्किम को 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम को मर्ज किया गया। उसके बाद वहां पे जो राजा थी, क्योंकि जो कांग्रेस जीत गई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां के कुछ आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला था कि हमको नेगोशिएशंस करना चाहिए। इंदिरा गांधी से बोला था कि वहां पे आर्मी भेजो, इंडियन आर्मी, और उसके बाद क्या है कि इलेक्शंस होने चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस करवाए वहां पे, वहां की 80 से 95% वहां के वोट कांग्रेस को ही गए। तो इस तरह से सिक्किम भी भारत का राज्य बन गया। अब 1975 में भी क्या हुआ कि अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये इंडियन पुलिस में काम कर रहे थे तो इनको 6 साल के बाद ही है ना पुलिस मेडल मिल गया था, जबकि 17 साल काम करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन इनका काम ऐसा था कि इनको उसी समय ही पुलिस मेडल मिल गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए 1975 में भी काफी देशों में उन्होंने काम किया। 7 साल तक ये पाकिस्तान में भी रहे थे, आपको बता दूं पाकिस्तान के जासूस रहे थे। पाकिस्तान में हर जगह इन्होंने फिर क्या करते थे, ये छुपके रहते थे, चोरी चोरी वहां पे रहते थे और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहते थे और सब इंडिया को भेजते थे कि सीआईए क्या कर रहा है, कोई मिलिटेंट वहां पे क्या गतिविधियां हो रही है, इस तरीके की चीजें हो रही थी वहां पे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह को ये सारी चीजें बताते रहते थे कि वहाँ पाकिस्तान में ये सब चीजें चल रही है, क्या आतंकवादी घटनाएं हो रही है। तो इसी बीच क्या हुआ था कि पाकिस्तान में भी एक बार ऐसी क्या हुआ था, वो कोई मजार पे गए हुए थे, दरगाह पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे उनसे किसी ने पूछ लिया कि क्या तुम हिंदू हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारे कान की सर्जरी हुई है, इस तरीके से बात बताई गई उनको कि, तो उन्होंने काफी बार बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर उसने बताया कि नहीं, मैं भी एक हिंदू धर्म से आता हूँ, यहाँ जब कुछ टाइम पहले दंगे हुए थे तो मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया था, तो इसलिए भेष बदल कर मैं यहाँ रहने आया हूँ। तो ऐसे करके उनका काफी कुछ हुआ। फिर अब एक और मजार पे गए थे वो, वहां पे एक दरगाह में एक और कवाली सुनने के लिए। तो वहां पे भी उनको किसी ने टोक दिया दाढ़ी के लिए कि बहुत बड़ी दाढ़ी है, इस तरीके की चीजें हुई थी। तो फिर उसके बाद भी वहां से वो चुपचाप बाहर आ गए थे। ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स भी है। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब 1914 अब उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से फिर ये 7 साल के बाद इंडिया आ गए। तो इंडिया के बाद जब इंडिया आए तो उस समय भी क्या हुआ था कि खालिस्तानी मूवमेंट खालिस्तानी मूवमेंट एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया था। खालिस्तानी मूवमेंट की देखिए हिस्ट्री तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो तो नहीं बताता। देखिए वो उसमें क्या था, वो जर्नैल सिंह भिंडरवाला था ना, जो वो शुरू से ही है ना पंजाब को अलग करना चाह रहा था इंडिया से। खालिस्तान की मांग के लिए बोल रहा था कि हमको अलग देश चाहिए, खालिस्तान, ये वो इस तरीके की डिमांड हो रही थी और उसमें काफी कुछ चल रहा था। अब 1982 आते आते उन्होंने गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स ने प्रवेश ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में, तो पता ही है जून 1984 में क्या हुआ था पंजाब में, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो सब जानते हैं कि हरमंदिर साहब को कितना नुकसान हुआ था। जगजीत सिंह अरोड़ा की बायोग्राफी बताई थी मैंने, तो उनके बारे में बताया था कि उन्होंने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को कितना क्रिटिसाइज किया था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि अब उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब हरमिंदर साहब को नुकसान हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख दंगे हो गए। तो फिर उस समय भी क्या काफी कुछ हो रहा था। खालिस्तान मूवमेंट उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बब्बर खालसा जैसे जो बड़े बड़े मिलिटेंट्स ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, वापस से खालिस्तानियों को इधर पाकिस्तान जा जाके उनको ट्रेनिंग लेने लगे वो खालिस्तान के लिए, काफी कुछ। और वैसे भी पाकिस्तान क्या तो शुरू से ही था ये, जब जिया उल हक ने वहां पे तख्ता पलट किया था और वहां पे जब वो मिलिट्री रूल बना था ना, मिलिट्री रूल आया था जब पाकिस्तान में, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जिया उल हक ने ये बताई थी, ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स, ये जिया उल हक की पॉलिसी थी इंडिया के खिलाफ। तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी अगर इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहां पे विरोध कर दो, वहां के लोगों को भड़का दो, उनको हथियार सप्लाई करो और लड़ने के लिए लगा दो। इस तरीके की काम होता था वहां पे। अब ऐसा काम होता था तो इस वजह से पाकिस्तान, हालांकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया खालिस्तान के बताते बताते, उन्होंने क्या हुआ था कि पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान को भी है ना रोकने की कोशिश की थी। 1975 में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लान कर रहा था, जिससे है ना
न्यूक्लियर प्लान हो रहा था पाकिस्तान में, और उसके बाद ये हो रहा था कि न्यूक्लियर प्लान के तहत क्या हो रहा था कि वो अलग बहुत सारे परमाणु हथियार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। अब परमाणु हथियार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय आर एन ए डब्ल्यू भी एक संस्था थी जिसकी भी भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको आर एन काओ ने बनाया था, रामेश्वर नाथ काओ इनका पूरा नाम था। तो उन्होंने ये एजेंसी ने पता लगाया कि पाकिस्तान में इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो फिर पाकिस्तान ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। अजीत डोभाल को इसमें भेजा गया, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उनको वहाँ पे भी लोगों को से डील किया गया। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो वो ऐसे तो रोक नहीं पा रहे थे। अब लेकिन 1975 में तो आपातकाल लगा हुआ था, आपातकाल के बाद चुनाव हो गए 1977 में। 1977 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आ गई और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं। मोरारजी देसाई को कोई खास इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता नहीं था। रॉ, आईबी, फिर ये आर एन ए डब्ल्यू, ये जितनी भी इंडिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज है, मोरारजी देसाई इन सब से थोड़ा दूर रहते थे। पाकिस्तान से संबंध सुधारने की इन्होंने कोशिश की थी, पाकिस्तान से रिलेशन सुधारे थे, इसलिए फिर उनको निशाने पाकिस्तान भी मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई ने फिर इन सब चीज़ों पे मना कर दिया। अब उनका ये प्लान था यहाँ पे कि है ना, था जो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, उनके बाल, नाखून, इन सब का सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लिया जाएगा और उसमें से चेक किया जाएगा कि कौन सा साइंटिस्ट इसलिए न्यूक्लियर में शामिल है, न्यूक्लियर टेस्ट में शामिल है इस प्लानिंग में। तो उसके तहत क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट में शामिल है, तो फिर उसके लिए ये प्लानिंग किया गया, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसकी परमिशन दी नहीं। तो फिर उसके बाद ये रुक गया। अब फिर उसके बाद खालिस्तान आ जाता है। खालिस्तान का अभी मैंने बताया ऑपरेशन ब्लू स्टार, बब्बर खालसा वगैरह जैसे आतंकियों ने इनको ट्रेनिंग दी थी, कि बताया था कि देश में क्या करना चाहिए। वो उनको पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे कि कैसे आतंकवादी बनना चाहिए, जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे। तो भिंडरवाले के साथ ही तो निकल वापस से फिर उन्होंने 1988 में मिलिटेंट के शरण ले ली। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो मिलिटेंट फिर गोल्डन टेम्पल में आ गए। तो उसके बाद हुआ क्या, गोल्डन टेम्पल में जब आए तो फिर वहां पे फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी कैसे लॉन्च हुआ देखिए। अजीत डोभाल वहां पे कुछ टाइम से क्या कर रहे थे, अब राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तब राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंजाम उन्होंने देख लिया था। तो राजीव गांधी ने भी अपनी माँ को खो दिया था इस वजह से। तो उनको पता था कि अगर इस बार कोई कदम उठाया तो हो सकता है कि है ना उनके साथ भी कुछ हो जाएगा, या इस बार तो पूरी दुनिया में शायद इसकी आलोचना होगी। सिख कम्युनिटी तो क्या, हर जगह इसका क्रिटिसिज्म होगा कि इंडियन आर्मी इस तरीके से ऑपरेशन करती है, इंडियन आर्मी को भी बहुत बदनाम किया जाएगा। तो राजीव गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब राजीव गांधी ने इसकी अनुमति ले ली थी, कि मना कर दिया था कि नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब अजीत डोभाल क्या किए, वहां पे गए, रिक्शा चलाते रहे वहां पे 10 दिन। वो रिक्शे वाले का भेष बदल के है ना गोल्डन टेम्पल के बाहर आ गए। अब पहले तो किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे कौन है, सबको लगा कि कोई ऐसी रिक्शा चला रहा होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो रिक्शा चलाते रहे, उसके बाद 10 दिन तक ऐसी रिक्शा चलाते रहे। फिर वहां पे किसी ने बुला लिया उनको, फिर वहां पे उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ। अब क्योंकि वो 7 साल पाकिस्तान में रह चुके थे, मैंने आपको बताया पाकिस्तान में वो रह चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो पाकिस्तान के जासूस है। तो फिर ऐसे करके भी उन्होंने वहाँ के मिलिटेंट्स का भरोसा जीत लिया कि पाकिस्तान से आपकी हेल्प करने आया हूँ, पाकिस्तान आपको हेल्प करेगा, चीज़ें आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताइए हमको कि क्या होना चाहिए, कैसे आपने ये सब किया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर ऐसे करके उनको इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी काफ़ी सारी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जो वहाँ के मिलिटेंट्स थे, वहाँ के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने क्या किया, अब काफ़ी समय तक वो इधर उधर घूम रहे थे, भूख मान नहीं रहे थे सरेंडर करने को। कुछ लोगों को वहाँ पे गोली मारी गई, दो तीन जो भिंडरावाले के सपोर्टर्स थे उनको गोली मार दी गई गोल्डन टेम्पल के बाहर ही। अब एक्चुअली वो जान का खतरा था वहाँ पे अंदर जाने में, लेकिन फिर भी वो चले गए। अब वहाँ से भी बार बार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अजीत डोभाल वहाँ पे अंदर गए, वो मिलिटेंट्स को जाके उनको बोला, उनको समझाया कि बेटा ये जो अगर तुमने ये खालिस्तानी मूवमेंट किया, ये सब अगर तुमने चालू किया
तो इसका कोई आगे जाके फ्यूचर में कुछ होना जाना नहीं है, तो यहाँ पे तो फिर मारे ही जाओगे अगर ये सब हुआ तो इसलिए अगर हो सके तो सरेंडर कर दो, अगर सरेंडर कर दोगे तो बच जाओगे, इस तरीके की वार्निंग दी गई थी। तो फिर क्या हुआ कि अब उसके बाद उन्होंने फिर वो मिलिटेंट्स भी मान गए, काफी समय तक कोशिश करते रहे, पुलिस भी गोलियां बाहर से चलाती रही और मंदिर को एक खरोच भी नहीं आने दी। मीडिया भी इधर इस समय रिपोर्टिंग कर रहा था, मीडिया ने भी काफी इसकी बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग की थी कि ये कैसे हो रहा है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इसके बारे में जनता को सब चीजें बताई जा रही थी। तो 18 मई आते आते सबने सरेंडर कर दिया, सारे मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया, हरमंदिर साहब को मुक्त करा लिया गया ऐसे में। तो ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर सफल रहा। तो इसकी इसकी इसके उपलक्ष्य में इस सफलता के तहत उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो बहुत बड़ा मिलिट्री अवार्ड होता है, आर्मी का अवार्ड होता है। ये सोचिए इनको भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया उस समय। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, अब 1981 से 1999 तक भी कंधार काफी जगहों पे प्लेन हाईजैकिंग हुई, काफी कुछ हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में फिर लंदन चले गए, लंदन में जाके इन्होंने काफी रिसर्च किया इसके बारे में, काफी पढ़ाई की कि किस तरीके से देश में आगे इंटेलिजेंस को काम करना चाहिए, इस तरीके से की खुफिया जानकारी इकट्ठा की उन्होंने इंटेलिजेंस के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके लंदन से आए, फिर 1996 में भी, अब 1990 में भी जब कश्मीर में मिलिटेंसी चल रही थी, आपने सुना होगा एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स के बारे में, कि जो कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1996 में भी क्या हुआ कि वहां के कुछ आतंकवादी जो मिलिटेंट्स थे, तो फिर वहां के उन्होंने मिलिटेंट्स को भी समझाया कि वहां पे जो कश्मीर में कि पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए उनको, वहां पे उनको सिर्फ आतंकवादी बनाया जाएगा, इस तरीके की बात बता के उनको भी काफी कन्विंस करके है ना वो यहाँ पे लेके आके, उनकी वजह से इलेक्शन भी हुए कश्मीर में 1996 में। हालांकि कश्मीर में इंसर्जेंसी तो काफी कुछ हुई नहीं, मतलब 2004-2005 तक तो भयंकर इंसर्जेंसी रही, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रही थी इंडियन आर्मी, काफी कुछ हुआ था उसमें, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन संकट मोचन, इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन भी चलाए हैं इंडियन आर्मी ने। तो अब उसके तहत क्या हुआ कि 2001 में फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर 1999 में फिर से देश की सिक्योरिटी पे बड़ा खतरा आ गया, कांधार प्लेन हाईजैक हो गया। कांधार हाईजैक पे भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो कांधार हाईजैक पे हुआ था, कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था, तो पता ही है कि ये दिल्ली, काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, तो इसको लेके चले गए कांधार। हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया, हाईजैक करके लेके चले गए कांधार। कांधार में फिर ये काफी समय तक रहा, वहां पे भी आतंकियों से डिमांड की गई थी कि 136 आतंकी चाहिए, $200 मिलियन चाहिए और एक आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश। तो इस वजह से वहां पे भी नेगोशिएशन किया कि 136 की जगह 36 पे आ जाओ, नहीं तो 3 पे आ जाओ। 3 पे को तो छोड़ना ही पड़ा था, 3 आतंकियों को तो छोड़ना ही पड़ा उस समय भारत को, मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख और फिर मुश्ताक अहमद जरगर। उमर शहीद शेख पे तो 9/11 की फंडिंग का भी आरोप लगता है, इसने 9/11 के हमले की फंडिंग की थी, माफ कीजिएगा। फिर क्या हुआ था कि वहां पे एक और जो मोहम्मद उस्ताद अहमद जरगर जो एक और आतंकवादी था, इस पे तो डेनियल पर्ल की किडनैपिंग का आरोप भी लगाया अमेरिका ने। डेनियल पर्ल जो वहां का न्यूज रिपोर्टर था, उसको किडनैप करने का आरोप है उस पे, किडनैप करने पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में फिर उसके बाद उन्होंने 1999 में कांधार हाईजैक को छुड़ाया। हालांकि कांधार हाईजैक के लिए उन्होंने बाद में ये बताया भी है कई बार इंटरव्यूज में कि अमृतसर में कार्रवाई हो सकती थी हमारे पास, लेकिन इंटेलिजेंस ज़्यादा थे नहीं, कुछ था नहीं, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए। लेकिन हमको अगर कुछ समय रहते मौका मिल जाता तो हम इंटेलिजेंस ब्यूरो का बोल के अमृतसर में कार्रवाई करवा सकते थे। अजीत डोभाल ने आगे कई बार इंटरव्यू में ये बात बताई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1999 में फिर ये हुआ, फिर उसके बाद 2004 में फिर वो भारत के इंटेलिजेंस आईबी चीफ बन गए, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बन गए, जो आज का इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अब उसके बाद वहाँ के बने, लेकिन वो कांग्रेस से उनके खास रिश्ते थे नहीं, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जुलाई 2004 में वो वहाँ के ये बने
इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ बने, आईबी चीफ, लेकिन गवर्नमेंट से कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब गवर्नमेंट से कोई खास रिश्ते नहीं थे उनके, उनके खास संबंध नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नहीं बनती थी। तो जनवरी 2005 में उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। अब जनवरी 2005 में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद भी वो देश की आर्मी के लिए काम करते रहे, देश के लिए करते रहे जो उनको करना चाहिए था। फिर 2008 में फिर क्या हुआ, गुजरात के उस समय चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी ने उस समय उनको इनवाइट किया था और उनको बोला था कि भारत में एक ऐसी गुजरात में एक ऐसी यूनिवर्सिटी चालू की जाए जिसमें आर्मी से रिलेटेड और साइंस वगैरह से रिलेटेड बाकी कई कोर्स हो और जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। तो इन्होंने 2008 में फिर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी नाम से एक यूनिवर्सिटी खोली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद जब ये रक्षा मंत्री उन्होंने ये सब चालू किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में काफ़ी जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई थी देश में, काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने काफ़ी आतंकवादी हमले होने से भी बचाया उन्होंने देश को, कि देश में अगर कोई हमला होता है तो फिर उससे कैसे डील किया जाए, हमला होने से भी रोका, कई चीज़ें शामिल थी उसमें। अब 2016 में फिर उसके बाद 2015 में म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। म्यांमार में कुछ आतंकवादियों को मणिपुर से पकड़ा गया था, वहाँ से वो म्यांमार भाग गए थे। तो म्यांमार में फिर उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन आतंकवादियों को घुसकर मारा गया। म्यांमार ने उस समय काफ़ी मदद की थी, म्यांमार में उस समय डेमोक्रेसी भी आ गई थी और ऑंग सांग सूची वहाँ की स्टेट काउंसलर रही थी। ऑंग सांग सूची भी वहाँ की एक बहुत बड़ी लीडर रही हुई है म्यांमार की। इन्होंने डेमोक्रेसी लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है म्यांमार में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक में हेल्प की। फिर उसके बाद 2016 में उरी अटैक हुआ। उरी अटैक क्या हुआ, वो सोते हुए जवानों पे हमला हो गया AK-47 से 18 सितंबर 2016 की रात को। तो पीओके में घुसकर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करने में इंडियन आर्मी की हेल्प करी थी, उसमें बताया था कि इंडियन आर्मी को कैसे होना चाहिए। फिर उसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ। पुलवामा का हमला हुआ तो वहाँ पे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने में उनकी अहम भूमिका रही। मोस्टली आप जितने भी अगर अजीत डोभाल के काम देखें, अगर जैसे इंडियन आर्मी का कोई भी अगर स्टैंड लेना हो तो उसमें अजीत डोभाल का सब जगह रोल रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी रक्षा अनुसंधान में कोई काम हो, जैसे वो कोई नेगोशिएशन करना हो किसी से, आतंकवादियों से, तो फिर उसमें अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो मिलिटेंट्स को छुड़वा के यहाँ बुलाना हो, सब चीज़ में अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया था। पहलगाम अटैक पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, ऑपरेशन सिंदूर बताया था, उसके बाद जो लॉन्च किया गया था, फिर उसके बाद जो डिप्लोमेटिकली डिसीजन लिए गए वो भी बताया उसमें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भी इसमें काफ़ी चीज़ें की, उन्होंने बताया कि किस तरह से गाइड करना चाहिए। हालांकि अभी भी मतलब रिटायर तो हुए थे, अब जैसे पब्लिक मीटिंग्स में भी जाते रहते हैं ये, आज भी उस समय से जाते रहते थे, उस समय भी आज भी जैसे लोगों से मिलते रहते हैं, पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं, डिबेट्स में रहते ही है। अगर न्यूज़पेपर्स के साथ, न्यूज़ वालों के साथ अगर कोई बड़ी डिबेट होती है तो उसमें भी उनका हाथ रहता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी उस पर कोशिश की और उसके बाद आज भी अभी उनकी एज 80 साल हो गई है, लेकिन आज भी वो फिट दिखते हैं। और गवर्नमेंट को जहाँ पे सरकार में को देश की ज़रूरत पड़ती है, अगर देश में अगर कोई बड़ा संकट आता है या कुछ भी होता है, तो इसके बारे में अजीत डोभाल जी इसमें अपना योगदान देते ही हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था अजीत डोभाल के बारे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।